आपको कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट हो सकें अच्छे से फिज़िक्स से। आप क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे स्टार्ट करते हैं, अच्छा सर इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट कर दिया, उन्हें पता ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअली वो उनको पता ही नहीं है, वो जानना ही नहीं चाहते कि वो पढ़ क्यों रहे हैं। और अगर आप स्टोरी में स्टार्टिंग में ही कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना किसी के साथ, तो आप पूरी मूवी में जो है बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे कि यार क्या बकवास मूवी चल रही है, आप समझ नहीं आ रहा। तो स्टार्टिंग का कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ने वाले हैं, क्यों स्टार्टिंग इलेक्ट्रोस्टैट से, क्यों एसी क्यों नहीं पढ़ा सकते हो आप हमें पहले, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों नहीं पढ़ा सकते, या रे ऑप्टिक्स क्यों नहीं पढ़ा सकते, आप कोई और चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन स्टार्टिंग मूवी। तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दिया तो उसके बाद करंट क्यों, उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप फील कर पाएंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। जब आप चीज़ों को एक बार ओवरव्यू में देख लेते हैं, एक बार ऊपर से देख लेते हैं, तो आप आसानी से रिलेट कर पाते हैं कि अंदर क्या होने वाला है। अब आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो इसलिए ये जो है आपको ये वाला जो सेशन है बहुत इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें कोई मैं बहुत ज़्यादा आपको मैथमेटिकली नहीं ले जाने वाला, ना ही कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है वो मैं नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूँगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि आप में से कई बच्चों को लगे कि यार ये तो बहुत ही जो है नॉर्मल वीडियो था, इसमें तो कुछ मज़ा ही नहीं आया, ठीक है। बट स्टिल मैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, ताकि आप चीज़ों में अच्छे से चीज़ों को समझ सकें और फिज़िक्स को समझ सकें, ठीक है। और हर एक एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें और हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ना कि फिज़िक्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप इलेक्ट्रोस्टैट्स मुझे पढ़ा दो या मुझे ईएमआई पढ़ा दो, बहुत बेवकूफ़ बच्चे आते हैं, मतलब उनको ऐसा करना है कि एक एक चैप्टर पढ़ा, मतलब ये चैप्टर पढ़ा दो वो चैप्टर पढ़ा दो, बाद में कहते हैं हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। यार कहाँ से सॉल्व होंगे, फिज़िक्स में इंटरलिंक्ड न्यूमेरिकल आते हैं। फिज़िक्स में एक आप में से कई बच्चों ने जो है क्योंकि आप 12th का टॉपिक एंटरटेन कर रहे हो, तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है कि आपने 11th के टॉपिक पढ़े होंगे और समय आपने ये फेस किया होगा कि यार लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन था, वो वर्क पावर एनर्जी में भी क्वेश्चन था, फिर वही क्वेश्चन जो एसएचएम में उठा के पूछ लिया। तो आप कैसे सोच सकते हो कि यार ये चैप्टर पढ़ाओ वो चैप्टर पढ़ाओ, ऐसे। फिज़िक्स इंटरलिंक्ड है, फिज़िक्स का मतलब फिज़िक्स होता है। फिज़िक्स आपको सीखनी है तो पूरी सीखनी पड़ेगी, आपको हर एक बात को जड़ से समझना पड़ेगा ताकि आपको बार बार ना रिपीट करना पड़े, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी पता क्या है कि 10 चैनल पे जा रहे हैं, 10 जगह जा रहे हैं, 10 तरह के नोट्स देख रहे हैं, स्टिल कुछ याद नहीं रख पा रहे हैं। रीज़न क्या है, बहुत सिंपल सा रीज़न है कि हम याद कहाँ से रख पाएंगे जब हम एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट ही नहीं हो पा रहे, हम चीज़ों को समझ ही नहीं रहे हैं कि भाई वो हो क्यों रही है, हम बस रटना चाहते हैं, किसी तरीके से नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है। किसी तरीके से नंबर लाने का एटीट्यूड ही सब बच्चों को मार रहा है, ठीक है। इवन वो चाह रहे हैं किसी तरीके से नंबर आ जाए, नंबर नहीं आ रहे हैं, फेल कंटिन्यूसली फेल, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सिर्फ यही चाहते हैं कि यार कैसे भी करके पास हो जाएं, और उसके लिए हमें कुछ भी बता दो, कैसे भी करके हमें 1 शॉट दे दो, ये शॉट दे दो, वो शॉट। मेरे से भी बच्चों ने बोला कि सर आप बना रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ सर एक काम करिएगा 1 शॉट बना दीजिएगा। मैंने कहा 1 शॉट का क्या करोगे, 1 शॉट का लाइफ में 1 शॉट से तो कुछ भी नहीं होता। आपको लगता है अगर 1 शॉट से अगर कोई काम चल जाता है तो बता दीजिए। मेरे को तो नहीं लगता कि 1 शॉट से कोई इंसान आज तक जो है जेईई मेंस छोड़िए, मैं कह रहा हूँ सीबीएसई का कोई एग्ज़ाम निकाल के दिखा दे 1 शॉट से कि मैं 1 शॉट पढ़ के आया था और मेरा सारा हो गया। 1 शॉट से आप 2-4 चीज़ें रट सकते हो, आप चीज़ें समझ नहीं सकते हो। 1 शॉट का मतलब ये नहीं होता कि आप चीज़ें समझ लोगे, आप जो है एक्सपर्ट हो गए उस फील्ड में, ठीक है। जब आप चीज़ों को आराम समझते हो, चाहे मेरे से समझिए या किसी भी वीडियो में देखिए, आप चीज़ों को तसल्ली से देखिए, आप चीज़ों को एंजॉय कीजिए और उन चीज़ों को अप्लाई करके देखिए। जब आप अप्लाई करते हैं खुद से, ठीक है, तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं। टीचर्स तो बताते ही रहते हैं, टीचर्स तो बहुत कुछ बताते हैं आप लोगों को, आपको कितना समझ में आता है, समझ रहे हो? आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते वो सब चीज़ें। आप कितना याद रख सकते हैं, कितनी मेमोरी, आपकी कैपेसिटी कितनी है कि आप सब कुछ सारी टीचर्स की बातें, सारे पेरेंट्स की बातें आपको कितनी याद रहती हैं? कुछ नहीं याद रहता। रीज़न बिकॉज क्योंकि आपने प्रोसेसिंग नहीं करी ना। तो हम यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको टॉपिक सिखा सकते हैं, टॉपिक बता सकते हैं कि इस तरीके से आप सॉल्व करिए, ये तरीका है सॉल्व करने का उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। बट उन चीज़ों को याद रखने का काम, उन चीज़ों पे काम करने का, वो सब आपका काम है, वो सब आपके बिहाफ पे होगा, ठीक है। और टीचर्स बेस्ट बनते हैं उस बिहाफ पे जिनके स्टूडेंट्स सीखने के बाद मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं और अलग अलग सोर्सेज से प्रैक्टिस करते हैं और इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उन्हें हर तरह के क्वेश्चन फेस करने आते हैं। क्योंकि टीचर तो सभी सेम पढ़ा रहे हैं यार, कौन सा टीचर जो है गलत पढ़ा रहा है? मेरे को नहीं लगता कि कोई जो है, बहुत कम टीचर होंगे ऐसे जो बच्चों को गलत कंसेप्ट सिखा देते हैं। वो कोशिश हर टीचर की रहती है सही सिखाने की,
हाँ, हो सकता है कि देखिए बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होती हैं, तो हो सकता है कि कभी-कभी किसी के दिमाग से कोई बात स्किप कर जाए या कुछ वो टंग स्लिप कर जाए, तो कुछ का कुछ बोल दिया और फिर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि यार वो गलत। तो स्टिल टीचर जो है अगर रियलाइज़ कर लेता है तो वो करेक्ट भी करता है कि लास्ट क्लास में गलत बोल दिया, ठीक है, वो चीज़ ऐसे करनी है। तो वी आर ह्यूमंस, तो हम ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि हम जो है भगवान है कोई जो है कि हम लोग चीज़ों को जो करेक्टली सॉल्व करेंगे हमेशा, मैं ये भी नहीं कहता। और ना ही मैं ये कहता हूँ कि जो है मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ या फिर सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, सब एवरेज बंदे ही हैं। आपको नॉर्मल फिज़िक्स जो नेचर के अंदर हो रही है वही तो समझा रहे हैं। कौन सा हम जो है पीएचडी करवा रहे हैं, किसी अलग लेवल पे ले जा रहे हैं या किसी यूनिवर्स की अलग से स्टडी करवा रहे हैं। हम तो नॉर्मल 11th-12th क्लास का फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं आपको। तो इसलिए जो है आपको ये चीज़ समझनी है कि आप इस सेशन को क्यों एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, अपने आप को ये समझ के फिज़िक्स में डील करना है कि मैं जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मुझे फिज़िक्स आ जाए। इसलिए नहीं है कि मेरा कल इलेक्ट्रोस्टैट्स है इसलिए मैं सीख रहा हूँ और कल को इलेक्ट्रोस्टैट्स मैं कंप्लीट कर लूँगा और परसों भूल जाऊँगा जाके। तो उसका फ़ायदा क्या है लाइफ में? उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे फिज़िक्स सीख रहे हैं तो आप फिज़िक्स के पहली बात तो स्टूडेंट ही नहीं है। आप जो है आप खामखा में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं जेई करके, आप स्टूडेंट ही नहीं है उस चीज़ के, ठीक है। आपको लग रहा है फिज़िक्स इलेक्ट्रोस्टैट सीखना है, मैकेनिक्स सीखना है और ये 4 दिन का खेल है, उसके बाद कौन याद करेगा? अरे यार ऐसा नहीं होता। आप कभी कंपनी में जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि हर जगह जो है जो कहते हैं ना बुक ये जो बुकिश चीज़ें होती हैं ये बुक में ही रह जाती हैं। घंटा यार बकवास बात करते हैं लोग, ठीक है। बुक की चीज़ें बुक में रह जाती ना तो इंजीनियर्स नहीं होते, उनको बेकार में खामखा में बुक पढ़ा रहे हैं इतनी मोटी मोटी, ठीक है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि और मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया, थर्मल इंडस्ट्री में वर्क कर चुका हूँ। मुझे पता है कि लोग जो है क्या डिमांड होती है वहाँ पे, ठीक है। जो मैंने हीट ट्रांसफ़र पूरे 4 साल में पढ़ा, वो हीट ट्रांसफ़र अच्छा खासा कंपनी में यूज़ होता है। आपको कैलकुलेशन नहीं आते तो भगा देंगे कंपनी से आपको, ठीक। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें सीखो। जो है वो पूरी 11th-12th की रहने वाली है, तो पूरा 11th-12th मैं आपको कवर कराऊँ और आपको यहाँ से कवर करने के बाद कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप आसानी से बहुत डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स को भी ईजिली चेस कर पाएँ। अब बात करते हैं टॉपिक की, टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट करने से पहले एक बार ये समझ लीजिए कि फ़िज़िक्स का सिलेबस किस तरीके से डिवाइडेड रहता है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले क्यों पढ़ाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात समझना आपके लिए कि ये चीज़ आपको सबसे पहले क्यों पढ़ाई जा रही है। आखिर ऐसा क्या है जो कि आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स ही सबसे पहले जो है आपको सिखाया जा रहा है। तो उसके लिए आप समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि हो क्या रहा है बेसिकली। देखिए सबसे पहली चीज़ कि आप ये समझिए, अभी जो है मैं कैमरा थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, आप लोग उम्मीद है कि जो है काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे। एंड देन जब भी जो है विजुअल्स की ज़रूरत होगी मैं कैमरा डेफिनेटली ऑन कर दूंगा, तो आप लोगों को आसानी से कनेक्ट भी हो पाएगा और मैं यहाँ पर जो है राइटिंग में मेरे को भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो आई होप यू कोऑपरेट विद मी एंड एंजॉय दिस लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। बेसिकली फ़िज़िक्स है क्या, आप ये समझिए, ठीक है, कि फ़िज़िक्स क्या है। तो अगर मैं बात करूं फ़िज़िक्स की, फ़िज़िक्स क्या चीज़ है, तो उसको समझिए। आई होप आपने इससे पहले ये सब चीज़ें नहीं समझी होंगी, अब तभी आपको समझ में आएगा कि यार ये लेक्चर क्यों देखना है, विवेक सर का लेक्चर क्यों देखना है, ठीक है। और मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, सॉरी। आई एम विवेक सक्सेना एंड आई एम ए फिज़िक्स फैकल्टी इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड मेरा जो पर्पस है आप लोगों को वो फ्री में एजुकेशन देना है, कोशिश है, बाकी देखते हैं, ट्राई कर सकता हूँ मैं तो केवल, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी कि आपको ये लेक्चर बहुत ही इंटरेक्टिव लगे, आपको लगे कि यार स्टिल इंट्रोडक्टरी सेशन था बट मज़ा आया देख करके। ऐसा फिज़िक्स अगर पढ़ने को मिलेगा तो डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिज़िक्स बेसिकली क्या है, तो फिज़िक्स में आप जो जनरली आप पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली इस यूनिवर्स का स्टडी करते हैं। आप जो ये स्टडी कर रहे हैं वो यूनिवर्स की स्टडी है और कुछ नहीं है। फिज़िक्स इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स किससे बना है? यूनिवर्स बना है यार एटम से, ठीक है। इस मैटर से बना है ना यूनिवर्स। आई होप आपको क्लियर होगा, है डियर स्टूडेंट्स। आपको ये बात तो क्लियर है ना कि भाई मैटर से ये यूनिवर्स बना है पूरा। और जो मैटर जहाँ पे नहीं है दैट इज़ कॉल्ड स्पेस, तो उसको हम स्पेस बोल देते हैं, है ना। तो मैटर से बनी हुई है चीज़ें। और मैटर किससे बना हुआ है? अगर मैटर की बात करें, मैटर किससे बना हुआ है, तो मैटर बना है एटम से। मैटर एटम से बना हुआ है। और एटम किससे बना है? अगर एटम की बात करें कि एटम किससे बना हुआ है, तो एटम के पास दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एटम के पास दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक है उसका मास और दूसरा है चार्ज। तो
एटम के पास दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक है चार्ज एंड एक है मास। दीज आर द टू फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ठीक है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास 9 से हम ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि जो है बेसिकली हम जो भी किसी मैटर की बात करते हैं तो उस मैटर के पास फंडामेंटल दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक उसके पास मास होता है और एक चार्ज होता है। आप क्लास 11th के अंदर जो है, क्लास 11th में आपने जो सिलेबस पढ़ा है दैट इज़ ऑल रिलेटेड विद द मास, एंड क्लास 12th के अंदर जो आप सिलेबस पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ऑल रिलेटेड विद द चार्ज। तो ये चार्ज से रिलेटेड है क्लास 12th, इसीलिए सबसे पहला चैप्टर आपको जो पढ़ाया जाता है क्लास 12th के अंदर दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो ये सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, जो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं 12th क्लास की, वो इसी से करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। और आपको अब समझ में आ रहा होगा कि वाई इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। और अगर आपने मैटर समझ लिया तो बेसिकली आपने यूनिवर्स समझ लिया, और यूनिवर्स में अगर आप चीज़ों को समझने लग गए तो आप फिजिक्स को समझ जाएंगे, बिकॉज फिजिक्स इज नथिंग बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल नेचुरल फिनोमिना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल नेचुरल फिनोमिना इन अ सिक्वेंशियल मैनर इन द मोर मैथमेटिकल वे। ठीक है, तो सिक्वेंशियल मैनर है, मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी उठाया स्टडी कर रहे हैं और रैंडमली कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में स्टडी कर रहे हैं। एवरीथिंग विल बी स्टडी इन फिजिक्स इन अ वेरी सिक्वेंशियल मैनर। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग कि एक तो सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, दूसरा मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सारी चीज़ों को मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सारी क्या है? मैथमेटिकल है। तो हम मैथमेटिकली चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो है आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता, ठीक है, और अगर आपको नहीं आता तो मैं क्लास 11th का जब लेक्चर लूँगा तो उसके अंदर मैं डालूँगा ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करूँगा आपके लिए, जिसमें आप देखेंगे कि जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आपको सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्री, इवन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये सारे कैलकुलेशन जो हैं हाँ ये सब आपको सिखाया जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं कि फिजिक्स बेसिकली क्या है। तो फिजिक्स नेचुरल फिनोमेना की अंडरस्टैंडिंग है जो भी इस यूनिवर्स में हो रहे हैं, और यूनिवर्स को समझने के लिए आपको मैटर को समझने की ज़रूरत है, और मैटर को समझने के लिए आपको पहले एटम समझना पड़ेगा। एंड एटम के दो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि है मास और चार्ज। अगर आप इन दोनों को समझ जाते हैं तो आप एटम को समझ जाएंगे बेसिकली, तो आप आसानी से इस यूनिवर्स को भी समझ जाएंगे। दैट्स वाई CBSE ने सबसे पहला चैप्टर रखा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बाद जब आप ये जो कंडीशन है इसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, आप पहले चार्ज को समझेंगे, फिर चार्ज से निकलने वाली फील्ड को समझेंगे, एंड देन फाइनली आप समझेंगे कि किस तरीके से पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल क्या है बेसिकली, पोटेंशियल क्या है। जब आप उस चार्ज को लेकर के घूमना शुरू कर देंगे, मूव करेंगे तो आपको काम करना पड़ेगा। जब भी आप किसी चार्ज को लेकर के किसी फील्ड में घूमते हैं तो आपको काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको पोटेंशियल जो है वो पता होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोटेंशियल का आपको पता होना, तो इसलिए आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये चैप्टर आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका चैप्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इसी चार्ज का फ्लो करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डेवलप हो गया, अब पोटेंशियल डेवलप हो गया तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकता है, तो वो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपको चैप्टर जो है पढ़ाया जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होगा। एंड दिस इज़ योर थर्ड चैप्टर। अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सबसे पहले चार्ज रुका हुआ है, चार्ज रेस्ट पे है। पहले हमने चार्ज को समझा कि चार्ज क्या है, और वो चार्ज रेस्ट पे था तो उसने फील्ड एमिट करी, तो उस फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल बना, क्योंकि फील्ड जब एमिट होगी तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए, आप वर्डन करोगे तो, इसलिए दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाया जाता है। और क्योंकि अब पोटेंशियल डेवलप हो गया तो आपका चार्ज आसानी से फ्लो कर सकता है, तो अब वो जो चार्ज फ्लो कर रहा है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, वो मूवेबल चार्ज है। ठीक है, दैट चार्ज इज अ मूवेबल। तो अगर मूवेबल चार्ज होगा तो मूवेबल चार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और करंट आपने पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर कि जहाँ पे भी करंट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, और उसका मतलब कि एक मूवेबल चार्ज जो है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसीलिए आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइम क्यों, मतलब पहले चार्ज रुका हुआ है, देन चार्ज मूवेबल हुआ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हुई, और करंट प्रोड्यूस होगा तो करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको ऑब्टेन होगी यहाँ से। और इसमें जो है अगर मैं बात करूँ आपसे कि एक सेकेंड होल्ड करिएगा।
तो अब बात करते हैं कि जो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बाद क्या होगा, मतलब अगर चार्ज मूवेबल हो गया तो उसके बाद क्या। देन इसके बाद आप जो है देखिए यहाँ पर अगर आप बात करते हैं कि इसके बाद क्या है, तो आपको क्योंकि अब चार्ज पढ़ा दिया, आपको मूविंग चार्ज पढ़ा दिया, तो अब जो है आप ये चीज़ समझिए एक जो है कि आपका जो चार्ज है अब वो मूव कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा रहा है। तो ऐसा ही मैग्नेटिक इफेक्ट परमानेंट मैग्नेट भी दिखाते हैं, ना केवल करंट कैरिंग वायर दिखाती है बल्कि परमानेंट मैग्नेट भी सेम इफेक्ट दिखाते हैं। तो आपको पढ़ाया जाएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब ऐसे मैग्नेट्स जो परमानेंट मैग्नेट हैं। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर इसलिए आपको पढ़ाया जाएगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बाद क्या पढ़ाया जाएगा, कि आपने समझा कि किस तरीके से जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आपने अभी देखा था यहाँ पर कि आपका चार्ज रुका हुआ था, देन मूव किया, करंट बना, करंट बनने के बाद उसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकली, वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से बन रही थी। देन इसके बाद आपने परमानेंट मैग्नेट स्टडी किए, परमानेंट मैग्नेट स्टडी करने के बाद आप क्या स्टडी करने वाले हैं, तो उसके बाद जो चैप्टर होगा वो होगा इसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने लग जाए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करे या फिर डिस्टेंस के साथ वेरी करे, वेन एवर द मैग्नेटिक फील्ड वेरी और वेन एवर देयर इज अ चेंज इन अ फ्लक्स, ठीक है, इसी फिनोमेना फ्लक्स जो है इसी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे ही आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करता है तो वो ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट चैप्टर होगा, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड देन इसके बाद जब आप इस चैप्टर का एंड करेंगे ईएमआई का, तो ईएमआई के एंड में आप एक डिवाइस बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड एसी जनरेटर। और उस एसी जनरेटर से निकलने वाले आउटपुट को जब आप जो है अलग अलग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आप रेजिस्टर में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, इसमें कनेक्ट करेंगे तो आप उस समय उसमें निकलने वाले करंट को स्टडी करने वाले हैं कि उसमें से करंट कितना निकलेगा। आपने एसी जनरेटर बनाया, एक पोटेंशियल सोर्स बनाया, उस पोटेंशियल सोर्स को आपने अलग अलग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट करके देखा, तो उसमें आउटपुट क्या आया, यही आउटपुट का चैप्टर है एसी। तो बेसिकली ऑल्टरनेट करंट आपको इसके बाद चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ताकि आप ये चीज़ समझ सकें कि ये जो आपने बनाया लास्ट में एसी जनरेटर, इसका काम क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से वर्क करता है। एंड देन आप इसके बाद जो पढ़ेंगे एसी के बाद जो चीज़ आपको पढ़नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग कि इसके बाद कौन सा चैप्टर है। देखो अभी क्या हो रहा था कि चार्ज रेस्ट पे था, देन चार्ज मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड के चलते हमने कुछ आउटपुट देखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे, और उन आउटपुट से हमने एक डिवाइस तैयार करी एसी जनरेटर जैसी, और उससे हमने अलग अलग सप्लाईज में कनेक्ट करके देखा। अब यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करने लग जाए, ऐसी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या बनाएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएंगी। तो इसीलिए आपको ईएम वेव्स पढ़ाया जाता है इसके बाद, क्योंकि अभी आप पूरी तरीके से तैयार हैं इस बात को समझने के लिए कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोपोगेट करती है। दैट्स वाई आपको इसके बाद पढ़ाया जाएगा ईएम वेव। तो ये आपका फर्स्ट बुक का सिलेबस है, ये जो पूरा सिलेबस है आपका, ये आपका पूरा फर्स्ट बुक का सिलेबस है। अगर आप बात करते हैं सेकंड बुक की कि सेकंड बुक में क्या पढ़ाएंगे अब इसके बाद, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप समझिए कि सेकंड बुक में क्या होगा, ठीक है। तो सेकंड बुक में जो है आप, क्योंकि आपने ईएम वेव पे अभी ख़त्म किया, ईएम वेव देखिए कोई भी चीज़ ना मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ें खामखा में नहीं समझा रहा हूँ। बात करते हैं कि इसके बाद सेकंड बुक में क्या रहेगा। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे बात करी कि ईएम वेव से, कि ईएम वेव से जो है चीज़ों को स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, कि ईएम वेव से हमने छोड़ा था। तो ईएम वेव में एक पोर्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमने जो है एक पोर्शन पढ़ा है हमेशा कि इसके अंदर एक विजिबल रेंज आता है ना, विजिबल रेंज है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर विजिबल रेंज आता है ना, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, कई बुक्स में 750 से लेकर के जो है 450 से लेकर 750 लिखा रहता है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। 400 से 700 ऐसा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जो है चीज़ें याद रहती हैं और आपको डाटा गिवन रहता है। आपका दिमाग है कोई जो है टंकी नहीं है जो आप याद करके जो है पानी की तरह उसको स्टोर कर लोगे। आप चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो ईएम वेव के अंदर एक विजिबल रेंज आती है, विजिबल रेंज को हम जनरली लाइट कह देते हैं, क्योंकि हमें जो दिख रहा है हम उसी को लाइट बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं है वो लाइट है, ये पूरा स्पेक्ट्रम लाइट होता है, ठीक है, बट हम वहाँ पर उसको लाइट बोलते हैं। तो ये विजिबल रेंज, ये जो लाइट आ रही है, इसी लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स बोला जाता है। इस लाइट की स्टडी को हम बोलते हैं
ऑप्टिक्स। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, कोशिश करूँगा कि आराम आराम से लिखें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ऑप्टिक्स क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट है। तो आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होता है रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स क्यों? क्योंकि ये जो लाइट है ये जब किसी सरफेस पे पड़ेगी तो कुछ फिनोमिना दिखते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन दिखता है, रिफ्रैक्शन दिखता है, तो इसलिए आपको वहाँ से स्टार्ट करें। तो देख रहे हो आपने ईएम वेव से छोड़ा था और रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया, तो इंटरलिंक, एवरीथिंग इज इंटरलिंक, ठीक है। एंड देन इसके बाद फिर रे ऑप्टिक्स एंड ये जो आप फिनोमिना पढ़ रहे हो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब पढ़ रहे हो आप इसमें। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बात बताता हूँ कि आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है, बट कभी आपने प्रूव नहीं किया। आपने हमेशा देखा कि I = R होता है, ठीक है, आपने लॉ पढ़ा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट आपने कभी प्रूव नहीं किया इसको। हाइगन्स यहाँ पर आते हैं, हाइगन्स इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। उन्होंने कहा कि जो लाइट है ना वो ऐसा नहीं है पार्टिकल है। उन्होंने कहा लाइट एक वेव है और वेव से मैं ये सारे फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द वेव थ्योरी, ठीक है। तो वेव थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया। तो इसलिए रे ऑप्टिक्स के बाद आपको पढ़ाया जाएगा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स के बाद क्या पढ़ाएंगे फिर? अब आपकी जो लाइट है उसके फिनोमिना आपने समझ लिए, वो किसी अब वो आपको ये पता है कि लाइट एक वेव है। अब वो वेव किसी सरफेस पे अगर स्ट्राइक करे, ठीक है, वो वेव के पास कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, और वो एनर्जी अगर किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो उस समय हम उसको पार्टिकल नेचर में कंसिडर करते हैं, ठीक है। उस समय हम वेव नेचर में कंसिडर नहीं करते, हम लाइट को पार्टिकल नेचर में कंसिडर करके किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कराते हैं। और ऐसे केस में जो स्टडीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं जिस चैप्टर के अंदर, वो है ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो फिर आपको पढ़ाया जाएगा ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और इसका पर्पस यही है कि आप ये चीज़ समझें कि लाइट इज़ नॉट अ वेव ओनली, इट्स अ पार्टिकल नेचर ऑल्सो। तो आप यहाँ पर जो है पार्टिकल नेचर को समझते हैं कि वेव का जो लाइट का है उसका पार्टिकल नेचर कैसा है, और साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि अगर वो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करे तो होता क्या है, आउटपुट क्या है उनके। अब वो जो है किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करिए तो वहाँ पर जो एटम्स थे उन्होंने एनर्जी गेन की थी। तो आपको अब इसके बाद किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? एटम्स की स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने एटम पर चले गए ना आप, तो आपको एटम की स्टडी पढ़नी पड़ेगी। अब एटम आपने पढ़ लिया तो अब एटम के बाद क्या पढ़ना है? अब एटम पढ़ लिया तो उसके अंदर और जाना पड़ेगा, न्यूक्लियाई की स्टडी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियाई पढ़ाया जाएगा उसके बाद। अब आपने न्यूक्लियाई पढ़ लिया, न्यूक्लियाई पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा? तो अब यहाँ तक जो सिलेबस है, ये सिलेबस चार्ज का था, आपका ख़त्म हो गया। आपने चार्ज को बहुत अच्छे से और उससे रिलेटेड सारे फिनोमिना बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अब इसके बाद आप एक डिवाइस तैयार करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सेमीकंडक्टर्स चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सेमीकंडक्टर, ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो आई होप आपको जो है पूरा ये वीडियो पसंद आया हो, और ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन था क्लास 12th के लिए कि क्लास 12th में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेरा मानना है कि सिलेबस अगर पहले से रिवील हो, अगर मिस्टीरियस ना हो कि हमें कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, या नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है। कई बच्चों को तो सिलेबस ही नहीं पता होता, पूरे साल पढ़ते रहते हैं, उनको पता ही नहीं सर कौन सा चैप्टर आ रहे हैं। अरे भाई यार तुम क्या पढ़ रहे हो, फिर भाग जाओ, तुम मत पढ़ो तुम जो है तुम्हें पढ़ने के लायक ही नहीं हो। मेरा मानना तो ऐसा है कि अगर तुम्हें यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है पढ़ने से पहले, कभी भी देखो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किसी भी टॉपर्स को उठा लीजिए, किसी भी अच्छे स्टूडेंट को उठा लीजिए, वो सबसे पहले क्या करते हैं? वो सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो इसका सिलेबस क्या है। उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं, अपने घर पे चिपका लेते हैं, वो अच्छे से 2-3 बार देखते रहते हैं। अच्छे से जब सिलेबस याद हो जाता है तब उसके बाद स्टडी स्टार्ट करते हैं, ताकि कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, कोई भी चीज़ें ऐसा ना हो जो उन्हें पहले से पता नहीं थी कि क्या क्या पढ़ना था। एंड देन फिर वो उस टॉपिक के ऊपर जो है महारत जो हासिल करने के लिए एफर्ट लगाते हैं, वो अपने मेहनत करते हैं, फिर वो एक टॉपिक को डीपली स्टडी करते हैं। तो हम भी यही करेंगे, हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और समझेंगे कि चार्ज क्या है और चार्ज की फंडामेंटल बातों को समझेंगे। आई होप आपको बहुत इन्जॉय
करने को मिलेगा इस फिज़िक्स के अंदर। और आपने इंट्रोडक्टरी सेशन में ही समझ लिया होगा कि मैं किस तरीके से फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। मैं चीज़ों को इंटरलिंक करता हूँ, मैं चीज़ों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई टीचर मेरे को किस तरीके से जज करता है कि यार ये कोई तरीका नहीं है पढ़ाने का, या ये कोई बात थोड़ी ना हुई। तो मेरा मानना है कि जितना ईजी, बिकॉज इट इज़ अ स्टडी ऑफ नेचर ना यार, तो नेचर को पढ़ रहे हैं तो इतना मुश्किल करके क्यों पढ़ेंगे? नेचर तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो नेचर तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं नेचर को। नेचर तो बहुत सिंपल है। नेचर तो जो है हर चीज़ बहुत सिंपली, सन से आने वाली रेज इंसोलेशन जो है आपको दिख रही है, उससे होने वाले फिनोमिना आपको दिख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस दिख रहा है आपको, लाइफ की ग्रोथ दिख रही है आपको, सब कुछ दिख रहा है आपको, नेचुरली दिख रहा है ना आपको कौन सा उसके लिए अलग से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके आपको देख रहे हो, ठीक है। और जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक दिखना है वहाँ पे हम जाकर के उन चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं ना। पहले तो हमने मल्टी सेलुलर ही समझा होगा, ऐसा थोड़ी ना सबसे पहले हमें सिंगल सेल का समझ में आ गया होगा। जब स्पीसीज़ की स्टडी करनी शुरू करी होगी तो मल्टी सेलुलर ही समझा होगा ना, पहले तो बड़े लेवल पे समझा होगा। तो इसलिए जो है चीज़ों को पहले बड़े लेवल पे समझिए आप। जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो आप छोटे छोटे लेवल पे बात करेंगे वहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और डेफिनेटली उस समय जो है आपको समझाएंगे उस चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड मैं आपको बातें बताऊंगा कि चार्ज क्या होता है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और किस तरीके से कौन कौन से मेथड हैं क्रिएट करने के। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि चार्ज से रिलेटेड मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो डायरेक्टली नहीं पूछी जाती कभी भी, कि मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं चार्ज की। आप अगर मैं आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा तो वहाँ पे डायरेक्टली वो पूछ लेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ये तो बेवकूफ़ों वाली बात होगी, क्लास 12th के बच्चे से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो जो है कंसेप्चुअली उस चीज़ को यूज़ करते हैं एक न्यूमेरिकल के अंदर। तो आप किस तरीके से उन्हें डील करेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।